शादी वाली रात मैंने पत्नी अवनी से कहा कि मेरी माँ सुमित्रा देवी का खास ख्याल रखना, वह बीमार रहती हैं। एक दिन घर आया तो माँ फर्श पर गिरी हुई थी और उनका हाथ जला हुआ था। वो रो रही थी। मैंने वजह पूछी तो बताया, तुम्हारी पत्नी ने मेरा हाथ जलाया है। ये सुनते ही मेरा दिमाग घूम गया। मैंने पत्नी को मार मार कर मुर्दा कर दिया। वो बस इतना बोली, ये झूठ है, मैंने माँ का हाथ नहीं जलाया। अब रोज यही सब होता। माँ पत्नी की शिकायत करती और मैं उसे बहुत मारता। एक दिन मैं ज़रूरी काम से जल्दी आया तो घर के बाहर लोगों की भीड़ देखी। अंदर दाखिल हुआ तो सामने का मंजर देखकर होश उड़ गए। दिल किया ज़मीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं, क्योंकि मेरा नाम विहान है। मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था और अवनी मेरे पिताजी की दोस्त की बेटी थी। नरम दिल और सहनशील लड़की, मैं बचपन से ही उसे पसंद करता था। जब मैं अपनी पढ़ाई पूरी करके एक अच्छी नौकरी हासिल कर चुका तो दिल में एहसास जागा, अब इस जिम्मेदारी को भी पूरा करना होगा जो पिताजी मेरे कांधों पर छोड़ गए थे। अवनी की तन्हाई हर वक्त मुझे कांटे की तरह चुभती थी। वो सिर्फ मेरे पिताजी की दोस्त की बेटी नहीं थी, वो हमेशा से मेरे दिल का एक हिस्सा थी। जब वो जवान हुई तो मैंने फैसला किया कि इसे तन्हाई से निकालकर अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाऊंगा। मैंने एक बार माँ से अवनी का जिक्र किया था, मगर हर बार उनका जवाब सख्त और साफ होता था। वो एक जानने वाली है बेटा, एक जिम्मेदारी नहीं, माँ ने साफ लफ्ज़ों में कहा था, और हमने उसकी मदद करके अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया है। शादी उसकी अपनी किस्मत है। मुझे मालूम था कि माँ हमने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया का मतलब सिर्फ ये था कि उसके अनाथ होने के बाद मोहल्ले में मेरी इज्जत खराब न हो। वो उसे परिवार का हिस्सा समझने को तैयार नहीं थी। मैं जानता था कि माँ इस रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करेंगी। उनके दिमाग में मेरी शादी के लिए एक बिल्कुल अलग तस्वीर थी, एक अमीर और प्रभावशाली परिवार की लड़की जो हमारे घर की रौनक बढ़ाए और हमारे सामाजिक स्थान को और ऊंचा करे। अवनी, जो कि सिर्फ सादगी और सब्र की दौलत रखती थी, वो उनके मन पर कहीं खड़ी नहीं होती थी, इसीलिए मैंने चुपके से शादी कर ली थी। ये फैसला मेरे लिए मुश्किल था। मैं माँ को दुख नहीं पहुंचाना चाहता था, मगर अपने ज़मीर और अवनी के भविष्य के बीच मुझे अपना रास्ता चुनना पड़ा। मैंने अपने पुराने दोस्त जय को बुलाया, जो मेरे साथ मेरी शादी में शामिल हुआ था। हमने मंदिर में बहुत सादगी से शादी कर ली थी। अवनी के चेहरे पर उस वक्त की मुस्कुराहट, डर और सुकून का एक मिला-जुला प्रभाव मुझे आज तक याद है। शादी के बाद जब हम घर पहुंचे तो शाम ढल रही थी। मैंने गहरी सांस ली और अवनी का हाथ थाम कर दरवाज़ा खोला। माँ आंगन में बैठी थी, चाय पी रही थी और मेरी छोटी बहन रिया उनके बाल बना रही थी। जैसे ही उनकी नज़र हम पर पड़ी, चाय का कप उनके हाथ में कांपने लगा। मैंने फौरन आगे बढ़कर अवनी को उनके कदमों की तरफ झुकने का इशारा किया, मगर माँ ने अवनी को खुद के आगे झुकने से मना किया, बल्कि वो खड़ी हो गई। उनके चेहरे पर नफरत साफ नजर आ रही थी। उनकी आंखें तनी हुई थी और आवाज़ में एक कपकपी थी जो गुस्से से ज़्यादा धोखे का एहसास दिला रही थी। ये क्या तमाशा है विहान? उन्होंने मुझे मेरे नाम से पुकारा, जब वो तभी करती थी जब वो बहुत गुस्से में होती थी। ये कौन है और यहाँ क्या कर रही है? मैंने अपनी बात शुरू करने से पहले अवनी के हाथ पर हल्का सा दबाव डाला। माँ, ये अवनी है और ये अब यहीं रहेगी। क्या मतलब है तुम्हारा? यहीं रहेगी? उनकी आवाज़ की कपकपी अब चीख में बदल गई। ये लड़की अब हमारे घर में नहीं रहेगी। मैंने तुम्हें इस लड़की के बारे में पहले ही बता दिया था, तुमने मेरे भरोसे का ये सिला दिया। मेरी बहनें रिद्धि और रिया भी हैरत से हमें घूर रही थी। माहौल इतना तनाव भरा हो गया कि अगर कोई सुई भी गिरती तो आवाज़ सुनाई देती। माँ ने गुस्से से अपने हाथ हवा में लहराए। तुमने किसी को बताए बिना, मुझसे पूछे बिना इस अनाथ लड़की से शादी कर ली। मैंने तुम्हें बड़े ख्वाब दिखाए विहान। तुम्हारे बाप का नाम है मोहल्ले में और तुमने मेरी बात काट दी। मैं जानता था कि खामोश रहा तो माँ अपने शब्दों से अवनी के टुकड़े टुकड़े कर देंगी। मैंने हाथ जोड़कर कहा, माँ मुझे माफ़ कर दें, मगर ये अब मेरी इज्जत है, मेरी पत्नी है। आप इसे धुतकारेंगी तो मेरा दिल दुखेगा। मैं आपका बेटा हूँ, मगर अब मैं इसका पति भी हूँ। मेरे शब्दों में ऐसी मजबूती थी जो माँ ने शायद पहली बार देखी। मैंने उनके सामने झुककर अपनी पगड़ी उतार दी जो मैं शादी के वक्त पहने हुए था। मैंने कहा, मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ और मैं इसे किसी भी सूरत में इस घर से बाहर नहीं निकालूंगा। ये सुनकर माँ जैसे दीवार से टकराकर वापस आई। उन्हें एहसास हो गया कि मेरा फैसला पक्का है। वो कुछ देर तक गुस्से से कांपती रही, फिर जमीन पर बैठ गई। वो चिल्लाने की बजाय अब धीरे धीरे बोली, ठीक है, तुम अपनी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो तो करो,
मगर ये याद रखना, ये लड़की इस घर में एक बोझ होगी, मेरे दिल का सुकून नहीं बन पाएगी। आखिरकार माँ नरम पड़ गई, मगर उनकी आंखों में वही चुभन बाकी थी, जो एक ऐसी चुभन थी जो बाहर से तो ठंडी हो चुकी थी, मगर उसके नीचे बदला और नापसंद की आग अभी सुलग रही थी। कुछ दिनों तक घर का माहौल बेहतर लगने लगा। मैंने एक शाम अवनी से पूछा, तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं है? उसने शांत नज़रों से मुझे देखा। जब आप साथ हो तो कैसी तकलीफ, बस मुझे मांझी का दिल जीतना है। वो एक दिन ज़रूर मुझे स्वीकार कर लेंगी। उसकी ये बिना शर्त उम्मीद देखकर मैं हैरान हो गया। मुझे लगा कि वक्त गुजरने के साथ सब ठीक हो जाएगा, मगर मैं नहीं जानता था कि ये खामोशी तूफान से पहले की खामोशी है। मेरी बहनें हैरान थी कि माँ ने अवनी को इतनी जल्दी कैसे स्वीकार कर लिया। अवनी के कदम घर में पड़ने के 3 दिन बाद बड़ी बहन रिद्धि अपने ससुराल से आई। रिद्धि की आंखों में हमेशा खास किस्म की चमक होती थी, जो दूसरों की जिंदगी के मामलों में दिलचस्पी लेने पर चमकती थी। वो घर के दरवाजे पर खड़ी हैरत से रिया से पूछ रही थी, क्या हुआ है? क्या माँ बीमार है? ये कैसे मुमकिन है कि अवनी घर में बर्तन धो रही हो और माँ ने उसे कोई बात नहीं कही? रिया ने माँ की तरफ इशारा किया, जो उस वक्त अवनी को काम बता रही थी। उनका लहजा नर्म था। मुझे भी हैरत है दीदी, माँ को क्या हो गया है? वो तो इसे घर में 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं करती थी। रिद्धि ने माँ के पास जाकर धीरे से फुसफुसाई, माँ आपने अवनी को स्वीकार कर लिया। ये वही लड़की है जिसकी सूरत भी आप नहीं देखना चाहती थी। माँ ने हाथ के इशारे से रिद्धि को पास बुलाया। वो दोनों बैठक के पर्दे के पीछे हो गई, जहाँ अवनी किचन के दरवाजे से सिर्फ चंद मिनट के फासले पर खड़ी चाय के लिए दूध गर्म कर रही थी। अवनी ने उनकी फुसफुसाहट सुनने की कोशिश नहीं की थी, मगर गर्म हो रहे दूध के शोर से ज्यादा उन दोनों की धीमी आवाज़ें किचन की खामोशी में गूंज रही थीं। उनमें से रिद्धि ने तंज भरे लहजे में कहा, माँ को अकल आ गई है शायद, या शायद विहान भाई ने कोई धमकी दे दी है कि अगर अवनी को निकाला तो वो खुद घर छोड़ देंगे। रिद्धि की बात में साफ शक और जहर झलक रहा था। माँ ने रिद्धि का हाथ थामा और एक मतलबी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। उनकी आंखों में एक ऐसी शरारती चमक थी जो उनके आम गुस्से से ज्यादा खतरनाक थी। जब शिकार मीठे से मर जाए तो जहर देने की जरूरत नहीं रहती। माँ ने बात पूरी करने से पहले एक पल रुककर कहा, जैसे वो चाहती थी कि वह इस वाक्य की गहराई उनकी बेटियों को पूरी तरह महसूस हो। जब कोई तुम्हारे सामने तुम्हारी हर बात मान ले, तुम्हारी सेवा करें और तुम्हारे गुस्से को ठंडा करने की हर मुमकिन कोशिश करें, तो उसकी तारीफ करके उसे अपने आप पर ज्यादा भरोसा दिला दो। वो खुद ही इस इंतजार में मर जाएगा कि तुम उससे प्यार करोगी, और वो मरते दम तक ये इंतजार नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसने तुम्हारी नफरत को भी अपनी मोहब्बत से स्वीकार किया है। ये धीरे जलने वाली आग है बेटा, और ये ज्यादा तकलीफ देती है। यह वाक्य अवनी ने दरवाजे के पीछे से सुन लिया। चाय का कप जो वो उठाने लगी थी, उसके हाथ वहीं रुक गए। दूध किचन के चूल्हे पर उबलकर बह चुका था, मगर अवनी को उसकी गर्मी महसूस नहीं हुई। उसका पूरा वजूद पत्थर बन चुका था। माँ के शब्द मीठे से मर जाए उसके कानों में गूंज रहे थे, जैसे किसी ने उसकी सबसे बड़ी उम्मीद पर छुरा घोंप दिया हो। वो कुछ देर पत्थर बनी खड़ी रही। उसके आंसू एक गोली की तरह उसकी आंखों से निकलकर चूल्हे पर गिरे और फौरन ही भाप बनकर हवा में गायब हो गए। उस शाम मेरे दफ्तर से आने से पहले अवनी ने अपने आंसू पोंछकर किचन में सारा काम, बहा हुआ दूध साफ किया और चुपचाप बाकी के कामों में लग गई। उसने अपनी आंखें और चेहरा बार बार ठंडे पानी से धोया, ताकि मेरे सामने उसके दुख की कोई निशानी बाकी न रहे। शाम के खाने पर भी माँ का व्यवहार अवनी से बिल्कुल ठीक था। वो उसे बेटी कहकर बुला रही थी और छोटे छोटे काम खुद करने की बजाय अवनी से कह रही थी। अवनी का दिल इस दिखावटी व्यवहार पर और टूट रहा था। रात को मैंने देखा, वो चुपचाप बर्तन धो रही थी। किचन में छत पर लगा हुआ बल्ब टिमटिमा रहा था और इस रोशनी में अवनी का चेहरा नॉर्मल से ज्यादा पीला लग रहा था। मैं उसके पास गया और उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर प्यार से पूछा, कुछ परेशान लग रही हो? तबीयत ठीक नहीं है? उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक गहरा समंदर था, जिसे वो छुपाने की कोशिश कर रही थी। उसने फौरन एक मजबूत मुस्कुराहट अपने चेहरे पर लाई और बोली, नहीं, बस नींद नहीं आ रही। सोचा जल्दी से बर्तन धोकर फ्री हो जाऊं। उसने अपना काम जारी रखा और मेरी तरफ दोबारा नहीं देखा। वो मुझसे बात नहीं कर रही थी, बल्कि वो खुद से वादा कर रही थी। मैं उसकी खामोशी नहीं समझ सका। मैंने सिर्फ यही समझा कि वो नई जिंदगी में खुद को ढाल रही है, और ये आम बात है। अवनी ने अपनी तकलीफ को अपनी खामोशी के अंदर दफन किया, और इस खामोशी का असर अगले चंद हफ्तों में घर के माहौल पर नजर आने लगा। अवनी अपने कामों में और दोगुनी ज्यादा तेज हो गई थी।
वो माँ की सेवा इस तरह करती जैसे वो एक गुनहगार हो जिसे अपनी गलती की माफ़ी मांगनी हो। वो सुबह 4 बजे उठ जाती ताकि माँ की हर छोटी बड़ी ज़रूरत पूरी हो सके। उसने ये तक नहीं देखा कि माँ ने किस तरह अपनी सेवा को बढ़ा दिया था। अवनी ने 1-2 बार मेरे सामने बहनों के व्यवहार के बारे में भी इशारा करने की कोशिश की। एक दिन बड़ी बहन रिद्धि ने अवनी को मेरे कपड़े धोने के दौरान कहा था, तुम खुशकिस्मत हो कि तुमने विहान भाई को फंसाया, वरना तुम्हारी जैसी लड़कियों को तो हमारे घर की सीढ़ियां भी साफ करने को न मिलती। अवनी ये वाक्य सुनकर दिल से सहन कर गई थी। अंदर ही अंदर इस वाक्य को पचाने के बाद एक दिन अवनी ने बहुत हिम्मत जमा की। मैं शाम को किताब पढ़ रहा था और अवनी मेरे लिए चाय लेकर आई। उसने हिचकिचाते हुए कहा, आपकी माँ और बहनें मुझसे नाराज रहती हैं। मैं कितनी भी सेवा करूं खुश नहीं होती। ऐसा लगता है जैसे वो मुझे देखकर भी खुश नहीं है। अवनी का लहजा धीमा और लाचार था। उसने इस बात को सिर्फ एक शिकवे के रूप में नहीं बल्कि एक मासूम अनुरोध के रूप में पेश किया था कि मैं इस रिश्ते को बेहतर बनाने में उसकी मदद करूं। मगर मेरी थकी हुई हालत और पहले से मौजूद शक ने मेरा दिमाग बिल्कुल उल्टा कर दिया। मैं फौरन भड़क गया। मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरी माँ और बहनों के खिलाफ एक लफ्ज़ भी बोला तो बर्दाश्त नहीं करूंगा। मेरे हाथ से किताब गिर गई। क्या तुम यही चाहती हो कि मैं तुम्हें घर लाने के बाद अपनी माँ और बहनों से भी दूर हो जाऊं? तुम किस किस्म की औरत हो? तुम सिर्फ शिकायतें लेकर आई हो। मेरे गुस्से के सख्त आवाज़ और शब्दों की सख्ती ने अवनी को उस जगह पर ही जमा दिया। वो डरी हुई चुप हो गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए, मगर वो उन्हें पलकों से बाहर आने की इजाज़त न दे सकी। उस दिन के बाद उसने कभी कोई शिकवा नहीं किया। उसने अपनी पूरी अंदरूनी दुनिया को मेरे सामने बंद कर लिया। उसे एहसास हो गया था कि मेरे लिए मेरी माँ की बात और मेरा यकीन उसकी सच्चाई से ज़्यादा अहम है। उसके खामोश होने के बाद कमरे में एक ऐसी खामोशी छा गई जो मेरी चीखों से ज़्यादा शोर मचा रही थी। मैंने बाद में शर्मिंदगी महसूस की मगर माफ़ी मांगने की हिम्मत न हुई। मगर उसकी आंखों का सुकून जैसे कहीं खो गया था। वो हमेशा मुस्कुराती रहती थी। उसकी आंखों में एक उम्मीद की चमक थी जो अब बुझ चुकी थी। मैंने महसूस किया कि वो अक्सर खामोश रहने लगी है। काम करते हुए, खाते हुए या मेरे साथ बैठते हुए उसका दिमाग कहीं और होता है। वो हमेशा एक गहरी सोच में डूबी रहती और जब मैं उसे पुकारता तो वो चौंक कर जवाब देती। मैंने उसके इस व्यवहार को खुद से जोड़ने की बजाय गलत मायने देना शुरू कर दिए। मुझे लगा शायद वो सुस्त है और एक नई जिंदगी के बोझ को उठाने के लिए तैयार नहीं है। मैंने सोचा कि वो घर के कामों से थक जाती है या शायद वो आराम पसंद है। एक दिन मैंने अवनी से पूछा, क्या तुम दिन भर थकी हुई क्यों लगती हो? मुझे लगता है कि तुम काम को दिल से नहीं करती। उसने सिर्फ इतना जवाब दिया, ऐसी बात नहीं है। मैं आपके घर को खुश रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही हूँ। मगर हकीकत ये थी कि वो अंदर से टूट चुकी थी। मेरी नौकरी ऐसी थी कि सुबह निकलता और रात को वापस आता। सुबह जब मैं निकलता तो अवनी मुझे नाश्ता दे चुकी होती थी और घर के काम में लगी होती थी। मगर माँ और बहनें उसे कभी तन्हा काम नहीं करने देती थी। वो हमेशा अवनी से कहती थी कि उसे बर्तनों को धोने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अवनी ठीक तरीके से साफ नहीं करती। एक दिन माँ ने कहा, अवनी तुम जाकर कमरे में आराम करो। हम खुद ही ये बाकी के बर्तन धो लेंगे। तुम्हारी नाजुक उंगलियां टूट जाएंगी। माँ के शब्द बाहर से तो मीठे थे मगर उनमें कड़वा तंज था। अवनी ने फौरन जवाब दिया, नहीं माँ जी, ये मेरा काम है। मैं क्यों आपको तकलीफ दूं? मगर माँ ने उसे ज़बरदस्ती कमरे में भेज दिया और मेरी बहनें रिद्धि और रिया बर्तन धोने लगीं। उनकी आपस में फुसफुसाहट अवनी के कमरे तक पहुंची थी। देखो तो महारानी कमरे में जाकर बैठ गई हैं और हम नौकरानियां उनके बर्तन धो रही हैं। अवनी बिस्तर पर बैठी ये सब सुनती और उसके दिल में ये डर जागता कि जब मैं रात को आऊँगा तो वो मुझे कैसा मंजर नजर आएगा। मैं अक्सर देखता कि जब घर आऊँ तो अवनी खाली बैठी होती है और माँ और बहनें घर का काम कर रही होती हैं। एक शाम मैंने देखा कि माँ आंगन में पौधों को पानी दे रही है, जबकि अवनी कमरे की खिड़की के पास बैठी खामोशी से एक मैगजीन पढ़ रही थी। मेरे आते ही माँ ने पौधे रखने वाला बर्तन ज़मीन पर रख दिया और सांस फूलने लगी। यह मंजर देखकर मेरे अंदर गुस्से की आग भड़क उठी। ये क्या हो रहा है? मैंने अपनी आवाज़ को सख्ती से बुलंद किया। अवनी फौरन खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर डर के साए थे। माँ काम कर रही है और तुम यहाँ आराम कर रही हो और वो इस उम्र में बाहर धूप में काम कर रही हैं। तुम्हें क्या हो गया है अवनी? क्या तुमने उन्हें नौकर समझ लिया है? अवनी की आंखों में पछतावा और तकलीफ का एक सैलाब आ चुका था, मगर वह खुद पर काबू पाए रही। वह नर्म लहजे में कहती, माँ, मुझे कुछ करने ही नहीं देती, खुद कर लेती है।
मैंने कई बार कोशिश की कि उन्हें रोकूं, मगर वो कहती हैं कि तुम्हारे हाथ में सलीका नहीं है, या ये काम मैंने अपनी पूरी जिंदगी खुद किया है। वह सच कह रही थी। माँ और बहनें जानबूझकर अवनी को काम से दूर रखती थी, ताकि वो खुद को व्यस्त दिखा सके और मेरे सामने उसे सुस्त और लापरवाह साबित कर सके। ये उनकी खामोश साजिश का एक हिस्सा था, मगर मैंने उसकी इस बात पर यकीन नहीं किया। मेरे दिल में ये बात बैठ चुकी थी कि अवनी झूठ बोल रही है। मेरा शक अब एक यकीन में बदल चुका था। बस करो अवनी, मुझसे झूठ न बोलो। तुम बहुत आराम पसंद हो चुकी हो। याद रखो, हमारी परंपरा में पत्नी पति की माँ की सेवा को अपना फर्ज समझती है। अवनी अंदर ही अंदर रोती, मगर कुछ कह न पाती। वो जानती थी कि जो कुछ भी कहेगी उसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि मेरे दिल में माँ की बातों ने एक ऐसी खिड़की खोल दी थी जहाँ से सिर्फ शक की हवा गुजरती थी। मेरी बेचैनी ने उसके दिल पर बोझ डाल दिया। वो एक बार फिर खामोश हो गई। अवनी की खामोशी ने घर में एक अजीब सा ठहराव पैदा कर दिया। वो एक साई की तरह काम करती रहती, नजर न आती, मगर उसकी मेहनत के नतीजे हर तरफ नजर आते। उसने माँ की सेवा के लिए अपनी नींद तक को कुर्बान कर दिया, मगर माँ की चालें ज्यादा थीं। गर्मियों का मौसम था, तापमान की हरारत आसमान को छू रहा था। मुझे माँ की सेहत की फिक्र हुई। वो उम्रदराज थी और हीट स्ट्रोक का खतरा था। मैंने अपने कमरे में बड़ी ई लगवाया ताकि माँ को राहत मिले। मेरा ख्याल था कि माँ मेरे कमरे में दिन के वक्त आराम करेंगी और अवनी उनकी देखभाल करेगी। ऐसा लगने के अगले दिन मैंने माँ को कमरे में रहने का कहा। माँ ने खुशी से स्वीकार कर लिया, मगर अवनी को कहा कि वो सिर्फ उनकी सेवा के लिए कमरे में दाखिल हो और अपना वक्त बाहर ही गुजारे। अवनी ने एक बार भी विरोध नहीं किया। अगले दिन मेरी बहन रिया के रिश्ते वाले आने वाले थे। मैं सुबह दफ्तर निकलने से पहले अवनी को बता गया था कि वो सब तैयारियां वक्त पर पूरी कर ले। अवनी ने बाजार से मिठाइयां लाने, घर की सफाई करने और रिया को तैयार करने का सारा काम बखूबी पूरा कर दिया। रिया के रिश्ते वालों के आने से 1 घंटा पहले अवनी ने अपना काम खत्म किया। खाना पक चुका था और रिया तैयार होकर माँ के साथ बैठी थी। अवनी को एहसास हुआ कि उसके कपड़ों पर किचन में काम की वजह से दाग लग गए हैं। वह सिर्फ 5 मिनट के लिए अपने कमरे में गई ताकि कपड़े बदल सके। जब वो वापस आई तो दरवाजे पर शोर मचा हुआ था। रिश्ते वाले आ चुके थे और मैं अभी दफ्तर से नहीं आया था। माँ फर्श पर गिरी पड़ी थी और रिया उनके सिरहाने खड़ी हो रही थी। माँ ने रोते हुए कहा, आज मेरी बेटी के रिश्ते वाले आ गए थे। मगर अवनी को जरा शर्म नहीं आई। वो ठंडे कमरे में बैठी रही। मैंने उसे आवाज़ दी कि मेरी तबीयत खराब हो रही है, मेरे सिर में चक्कर आ रहे हैं, मगर उसने सुना ही नहीं। मैंने खुद ही उठकर पानी लेने की कोशिश की और मैं गिर गई। माँ की बात सुनकर रिश्ते वालों ने फौरन अवनी की तरफ देखा, जिन्हें ये बिल्कुल शर्मनाक लगा कि नई बहू कमरे में आराम कर रही थी, जबकि सास गिर गई। मैं इस दौरान घर में दाखिल हुआ और ये मंजर देखा। मेरी नौकरी से थकी हुई हालत और माँ के गिरने की कहानी ने मेरे अंदर का गुस्सा आसमान पर चढ़ा दिया। मैंने गुस्से से अवनी पर चीखना शुरू कर दिया, तुमने क्या कर दिया? रिश्तेदार घर में हैं और तुम माँ को देख नहीं सकती। क्या तुम्हें मेरे घर की इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं? तुम किस किस्म की औरत हो? तुमने मुझे शर्मिंदा करवा दिया। वो बस इतना बोली। मैंने सब तैयारियां की थीं, बस आपके आने से पहले कपड़े बदलने गई थी। मैंने माँ को गिरते हुए नहीं देखा। मुझे बस 5 मिनट हुए हैं कमरे में। अवनी की आंखों में इनकार था, मगर उसका जवाब मेरे गुस्से के सामने एक कमजोर फुसफुसाहट थी। मगर मैंने कुछ न सुना, बस अपने गुस्से में सब कह दिया। मैंने रिश्ते वालों के सामने उसकी बेइज्जती की। मैंने उससे कहा कि वो फौरन किचन में जाए और किसी को अपना चेहरा ना दिखाएं। रिश्ते वालों के चेहरे पर भी नफरत साफ नजर आ रही थी। रिया के रिश्ते की बात तो ठीक रही, मगर घर की हवा जहरीली हो चुकी थी। उस रात अवनी बिस्तर पर नहीं आई। मैंने अपना गुस्सा ठंडा होने के बाद उसे ढूंढा। वो देर तक छत पर बैठी रही। आसमान पर सितारों की कोई इंतहा नहीं थी, मगर अवनी की खामोशी की इंतहा थी। जब मैं छत पर गया तो देखा कि वो पुराने कंबल में लेटी हुई खामोशी से आसमान को देख रही थी। उसके चेहरे पर आंसू के निशान थे। मैंने उससे कहा, नीचे आ जाओ, ठंड लग जाएगी। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें खाली और भीगी थीं। आपको मुझ पर यकीन क्यों नहीं आया? मैंने आपके घर के लिए सब कुछ कर दिया। मैंने लाचार होकर कहा, तुम्हारे कमरे में होने का सबूत मेरी माँ का जमीन पर गिरा होना था। माँ कभी झूठ नहीं बोलती। वो खामोश हो गई और फिर धीरे से बोली, शायद सोच रही थी कि मोहब्बत में इल्जाम भी सजा बन जाती है।
और जब इल्ज़ाम लगाने वाला खुद मेरा पति हो तो वो सज़ा ज़्यादा तकलीफ देती है। उसके शब्दों की गहराई ने मेरे दिल को छुआ, मगर मेरी माँ के खिलाफ ये बात सुनने की हिम्मत मुझमें नहीं थी। मैं उसे नीचे ले आया और कमरे में चुपचाप लेट गया। वो पूरी रात कमरे के कोने में बैठी रही और उस रात के बाद से अवनी ने फैसला किया कि वो मेरे सामने से हमेशा बचकर रहेगी ताकि किसी नए इल्ज़ाम से बच सके। उसकी मोहब्बत अब डर में बदल चुकी थी। गुजरती रात का इल्ज़ाम और मेरी बेरहमी अवनी के लिए एक गहरा जख्म छोड़ गई। उसने अगले हफ्ते में अपने आप को पूरी तरह कामों में लगा लिया, मगर उसने कभी भी माँ के करीब रहकर काम नहीं किया। वो हमेशा एक दूरी बनाए रखती ताकि माँ को नया बहाना न मिले। एक हफ्ते बाद मैं अपने काम में व्यस्त था जब मुझे माँ की तरफ से एक परेशान करने वाली कॉल आई। उन्होंने रोते हुए कहा कि वो ठीक नहीं है और अवनी उनकी कोई मदद नहीं कर रही। मैंने माँ की आवाज़ में दुख और लाचारी महसूस की और मेरा दिल डूब गया। मैं फौरन दफ्तर से छुट्टी लेकर घर पहुंचा। जब मैं आया तो दरवाजे पर मेरी छोटी बहन रिया खड़ी थी, जिसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। जैसे ही मैंने कदम रखा उसने मुझे गले लगा लिया और कहा, भाई अवनी ने आज हद कर दी। अंदर दाखिल होते ही देखा कि माँ फर्श पर गिरी रो रही थी। उनके कपड़े बिखरे हुए थे और वो अपने दाएं हाथ पर दबाव डालकर रो रही थी। रिद्धि और रिया दोनों माँ को घेरे खड़ी थीं। अवनी किचन के दरवाजे पर खामोश खड़ी थी। उसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद हो चुका था, जैसे उसे किसी सांप ने डस लिया हो। माँ ने अपनी रोती हुई आवाज़ में मुश्किल से कहा, अवनी ने मुझे धक्का दिया और एस बड़ी ई वाले कमरे से निकाल दिया। मैं सिर्फ ये कहने गई थी कि मेरा सर दुख रहा है, पंखा चला दो। मगर उसने गुस्से में कहा कि आप हमेशा मुझे काम में लगाए रखती हैं और खुद आराम करती रहती हैं। रिद्धि ने फौरन उनकी बात में सहमति भरी। जी भाई, मैंने अपनी आंखों से देखा है, अवनी इन्हें कमरे से धक्का दे रही थी। बहनें भी रोने लगी। रिया ने भी कहा कि अवनी माँ से बहस कर रही थी। मेरा दिमाग घूम गया। एक तो मैं दफ्तर से काम छोड़कर आया था और दूसरा ये शर्मनाक मंजर। अवनी का मुझ पर झूठ बोलना तो पहले से ही साबित हो चुका था और अब ये कि मेरी माँ पर हाथ उठा रही है। मैंने बगैर सुने अवनी पर हाथ उठाया। मेरा हाथ हवा में उठा और उसके गाल से टकराया। एक सनसनाती आवाज़ पूरे घर में गूंज उठी। ये पहली बार था कि मैंने अवनी पर शारीरिक हिंसा की थी। वह चुपचाप सहती रही। उसने अपने गाल पर हाथ तक नहीं रखा। उसकी आंखों में हैरत और तकलीफ के अलावा कुछ नहीं था। अगले दिन माँ आराम से बैठी मोहल्ले की औरतों को यही किस्सा सुना रही थी। वो अपने दाएं बाजू को झूठे दिखावे के साथ पकड़कर बैठी थी और औरतों से कह रही थी, देखो तो इस लड़की का कितना घमंड है, ये तो अपने ससुराल में भी मेरे साथ ऐसा कर रही है। मैंने अपने बेटे की खातिर इसे स्वीकार किया था, मगर इसने मेरा ये हाल कर दिया। अवनी उस वक्त पौधों को पानी दे रही थी और उन औरतों से थोड़े फासले पर खड़ी थी। अवनी ने दूर खड़े यह सब सुना। उसे एहसास हुआ कि वो सिर्फ अपने ससुराल वालों के लिए नहीं, बल्कि अब पूरे मोहल्ले के सामने एक दोषी साबित हो चुकी है। उसकी सच्चाई की आवाज़ अब किसी तक पहुंच ही नहीं सकती थी और सबसे बड़ा दुख ये था कि उसकी सच्चाई का सबसे पहला इनकार खुद मैंने किया था। वो अपना काम छोड़कर दीवार से टेक लगाकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में नमी नहीं थी, सिर्फ एक ठहराव था। उसने अपने दिल में फैसला किया कि अब वो सिर्फ खामोशी से जिंदगी गुजारेगी, बोलेगी नहीं। उसे महसूस हुआ कि अब शब्दों की जरूरत नहीं है। जिसने उसे शारीरिक पीड़ा दी, वो उसकी रूह की तकलीफ को कैसे महसूस कर सकता है। उसने उस दिन मेरे और अपने बीच एक मोटी दीवार खड़ी कर ली। वो अब मेरी पत्नी थी, मगर उसका दिल कहीं और जा चुका था। अवनी की खामोशी अब घर की सबसे बड़ी सच्चाई बन चुकी थी। मेरे हाथ उठाने के बाद घर में एक ऐसी खामोशी छा गई जो मुझे बेचैन कर देती थी। अवनी अपना सारा दिन मेरी माँ और बहनों की नज़रों से दूर गुजारती। वो सुबह मेरे उठने से पहले नाश्ता बनाकर चली जाती और रात को मेरे सोने के बाद कमरे में आती। वो और मैं एक ही छत के नीचे अजनबी बन चुके थे। इसी दौरान माँ ने मेरे कानों में जहर घोलना शुरू किया। ये एक नया तरीका था जो उन्होंने अवनी को हमेशा के लिए घर से निकालने के लिए इस्तेमाल किया। मैंने महसूस किया कि जब भी मैं माँ के साथ बैठता तो बात हमेशा अवनी की होती, मगर उसका मकसद अवनी की शिकायत होता। विवेक बेटा, तुम कब तक ऐसे जियोगे? माँ ने एक शाम चाय पीते हुए कहा, तुम्हें अपनी नस्ल को आगे बढ़ाना है। तुम्हारे बाप का नाम है और ये सब कौन करेगा? मैंने बेचैनी से पूछा, क्या मतलब है? मतलब साफ है, मुझे लगता है कि अवनी बांझ है, तुम्हारी औलाद नहीं होगी। उन्होंने मेरी तरफ इस तरह देखा जैसे वो कोई राज बता रही हो।
मैंने एक वैद्य से बात की थी और उन्होंने कुछ इशारे दिए कि इस लड़की में कुछ कमी है। देखो बेटा, 2 साल हो गए हैं शादी को और कोई खुशखबरी नहीं है। ये बात मेरे लिए किसी बम से कम नहीं थी। औलाद की ख्वाहिश मेरे दिल में भी थी। माँ ने इस ख्वाहिश का इस्तेमाल करके मेरे दिमाग में शक डाल दिया। मैं सोच में पड़ गया। मेरा ज़मीर एक तरफ मुझ पर दबाव डाल रहा था और दूसरी तरफ माँ की ख्वाहिश और औलाद की तमन्ना। मैंने अवनी को सिर्फ इल्ज़ाम लगाया था, मगर अब ये बात मेरे ख़ानदान का सवाल बन चुकी थी। अवनी को कुछ पता नहीं था, मगर उसे महसूस हो रहा था कि घर में कुछ बड़ा होने वाला है। एक रात मैंने उठकर देखा तो अवनी का पूरा वजूद हिल रहा था। वो रात के इस पहर जागकर प्रार्थना कर रही थी और मैंने पहली बार उसके हाथ के कांपने को महसूस किया। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था, मगर उसके लबों पर कोई शिकवा नहीं था। वो सिर्फ ऊपर वाले से मदद मांग रही थी। मैंने धीरे से उसका हाथ थामा। अवनी, क्या हुआ है? क्या तुम बीमार हो? वो फौरन चौंक कर पीछे हट गई। नहीं, मैं बस प्रार्थना कर रही थी। मैंने उसके आंसू पोंछे और वो अपनी जगह से उठ गई। मैंने उसे झूठा सुकून देने की कोशिश की। माँ कह रही थी कि तुम्हें औलाद नहीं होगी। उसने मेरी बात काट दी। अगर ऊपर वाले की मर्जी होगी तो जरूर होगी। अगर नहीं भी हुई तो मैं आपके साथ हूँ। उसकी मजबूती ने मुझे एक पल के लिए हिला दिया, मगर फिर भी मैंने आंखें बंद कर लीं। मैंने माँ की बातों और अवनी के टूटते हुए भरोसे को देखा। इंसान जब माँ और पत्नी के बीच फंस जाए तो अक्सर इंसाफ खो देता है। मैंने उस रात अवनी के पहलू में लेटकर भी उससे दूर रहने का फैसला कर लिया, और यही अवनी को सबसे ज्यादा तकलीफ देने लगा। मेरे और अवनी के बीच अब औलाद और दूसरी शादी की बात एक साई की तरह मंडला रही थी। मेरे दिल में माँ की बातों पर यकीन और अवनी की खामोश कुर्बानियों के बीच एक कशमकश जारी थी। मैंने अपने आप को काम में इतना व्यस्त कर लिया था कि मैं घर के हकीकत हालात से बेखबर रहा। एक दिन मैं दफ्तर की फाइल भूल गया था, इसलिए अचानक घर वापस आया और मैं दोपहर के वक्त घर में था। मैंने सोचा कि मैं खामोशी से जाकर फाइल लूंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा, मगर जैसे ही मैं घर के करीब पहुंचा, मैंने अपने कमरे से ऊंची आवाज में किसी फिल्म के चलने की आवाज सुनी। अंदर से रोमांटिक संगीत सुनकर मेरा खून खौल गया। ये क्या है? क्या अवनी आराम कर रही है और मेरी माँ और बहनें काम कर रही हैं? मुझे लगा कि अवनी इस बड़ी ई वाले कमरे में बैठी फिल्म देख रही होगी। मैं गुस्से से कमरे की तरफ बढ़ा ताकि उसे हाथों पकड़ सकूं और आज उसे इस गैर जिम्मेदारी की सजा दूं। मगर जैसे ही गैलरी से गुजरा, मेरी नज़र किचन पर पड़ी। अवनी किचन में बर्तन धो रही थी। उसने मुझे नहीं देखा था और वो उस वक्त धूप में खड़ी थी। बर्तनों का ढेर लगा हुआ था और उसके माथे पर पसीने की बूंदें थीं। मैं चौंककर रुक गया। फिल्म की आवाज़ मेरे कमरे से ही आ रही थी। मैंने पलटकर कमरे के दरवाजे के करीब जाकर झांका। सामने रिद्धि बैठी थी, जो मेरे पलंग पर लेटी हुई बड़े आराम से फिल्म देख रही थी। उसने रिमोट का वॉल्यूम इतना बड़ा रखा था कि पूरी गली सुन सकती थी। मेरे कमरे केएस बड़ी ई की ठंडी हवा उसके चेहरे पर पड़ रही थी और वो किसी राजकुमारी की तरह लेटी हुई थी। तभी रिद्धि ने रिया से कहा, जरा इस नौकरानी को बुलाओ, मेरे लिए चाय बनाए। मेरा गला सूख गया है। रिया ने माँ से कहा, अवनी को बुलाएं, वो बनाएगी चाय। माँ ने बाहर किचन के दरवाजे पर जाकर जोर से आवाज़ दी, ए अवनी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? क्या तुम बहरी हो गई हो? यहाँ फौरन आओ और रिद्धि के लिए चाय बनाओ। अवनी ने खामोशी से अपने हाथ धोए और अंदर आई। वो परेशान लग रही थी। रिद्धि ने अवनी को देखकर तंज भरी मुस्कुराहट दी। ओ महारानी को वक्त मिल गया। ओहो महारानी को वक्त मिल गया। जाकर चाय बनाओ। और हाँ, इस बार मीठी बनाना, तुम्हारी तरह कड़वी नहीं। मैं चौंक गया। ये सब देखकर मेरा दिल कांप गया। अवनी मेरे कमरे में नहीं थी, रिद्धि थी, और वो उसे नौकरानी कहकर मजाक उड़ा रही थी। मुझे अपनी माँ और बहनों की चालाकी समझ में आ गई। वो जानबूझकर अवनी को काम में व्यस्त रखती थी और खुद आराम करती थी ताकि जब मैं आऊं तो अवनी मुझे खाली नजर आए। अभी मैं कुछ कहता, माँ कमरे में आई और अवनी पर चीखने लगी, अभी तक बर्तन धो रही हो? क्या कपड़े तुम्हारा बाप धोएगा? शर्म नहीं आती तुम्हें? अवनी ने चाय का कप रिद्धि को दिया और उसके आंसू बहने लगे। वो खामोश थी, मगर उसके शरीर की हर हरकत उसकी तकलीफ बयान कर रही थी। मैं दरवाजे के पीछे से सब देखता रहा। खामोश मेरे अंदर एक तूफान मच गया था। मेरी पत्नी, जिस पर मैंने हाथ उठाया था, वो मेरी माँ और बहनों की साजिश का शिकार थी, और मैं जो उसका पति था, अपने ही माँ के झूठे इल्ज़ामों पर यकीन करता रहा। मैं उस दिन दफ्तर की फाइल लिए बगैर ही घर से वापस चला गया।
मैंने सारा दिन शहर की सड़कों पर कार चलाते हुए गुजारा। मेरे दिमाग में माँ और रिद्धि का मंजर और अवनी के आंसू घूम रहे थे। मैं एक ऐसे गुनाह का बोझ उठाए हुए था जिसकी भरपाई मुमकिन नहीं लगती थी। जब मैं रात को घर लौटा तो सब कुछ सामान्य था। उसी रात मैं कमरे में बैठा था कि माँ अंदर आई। उनके चेहरे पर विजय मुस्कुराहट थी और वो अब बिल्कुल भी बीमार नहीं लग रही थी। मैंने तुम्हारे दिल में दूसरी शादी की बात डाली है। अब सानवी ही बहू बनेगी। माँ का लहजा निश्चित था। मैंने सानवी के पिता से बात कर ली है और वो राजी हैं। बस तुम्हें अवनी को तलाक देकर यह काम करना है। मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। ये सब इतनी जल्दी और इस कदर बेरहमी से हो रहा था कि मुझे यकीन नहीं आया। माँ, क्या आप मुझे तलाक के लिए कह रही हैं? हाँ, उस लड़की ने तुम्हारी जिंदगी में सिवाय अपमान के कुछ नहीं दिया। माँ ने मेरे हाथों को दबाते हुए कहा, तुम्हारी असली खुशी सानवी के साथ है। अब इस बेकार रिश्ते को खत्म करो। अवनी ये सब दरवाजे के पार सुन रही थी। वो मेरे लिए चाय लेकर आई थी और जैसे ही उसने दरवाजे के करीब कदम रखा, उसने माँ के आखिरी वाक्य सुन लिए थे। चाय की ट्रे उसके हाथ में कांपने लगी। माँ मेरे कमरे से बाहर निकल गई और अवनी ने कमरे में कदम रखा। वो खामोशी से चाय की ट्रे मेज पर रखकर वापस जाने लगी। मैंने उसे पुकारा, अवनी रुको। वह दरवाजे पर रुक गई। उसने पीछे पलटकर मेरी तरफ नहीं देखा। उसने उस रात मुझसे सिर्फ एक वाक्य कहा, अगर आपका सुकून इसी में है तो मैं खुद चली जाऊंगी। उसकी आवाज में कोई शिकवा नहीं था, सिर्फ एक थका हुआ सुकून था। मैं आपको और माँ को किसी तरह की तकलीफ नहीं देना चाहती। वो वाक्य मेरे दिल में तीर बनकर लगा। मैं उसकी खामोशी और उसके जवाब में मौजूद बेपनाह दर्द को महसूस कर सकता था। मैंने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। मैं इतना शर्मिंदा था कि उसकी आंखों में नहीं देख सकता था। मैंने कुछ दिन तक खुद को काम में व्यस्त रखा, मगर ज़मीर चीखता रहा। मुझे याद आया कि अवनी के साथ मेरा रिश्ता कितना सच्चा और पवित्र था। मैंने माँ की चालाकियों को अपनी आंखों से देखा था, मगर इसके बावजूद मैं उनकी बात पर तलाक देने को तैयार हो रहा था। मैं रातों को सो नहीं पाता। मेरे दोस्त जय ने भी मुझे समझाया कि गलती कर रहा हूँ। विवेक, माँ का सामना अपनी जगह पर, मगर पत्नी का हक उससे भी ज्यादा है जो तुम उसे नहीं दे रहे हो। तुमने खुद देखा है कि तुम्हारी माँ तुम्हारी जिंदगी को कंट्रोल कर रही है। क्या तुम एक चाल के लिए अपना सच्चा रिश्ता तोड़ दोगे? जय ने मुझे कड़ी फटकार लगाई। आखिर एक दिन मैंने खुद फैसला किया। मैं जानता था कि अगर मैंने अवनी को तलाक दे दी तो मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगा। मैंने माँ की ख्वाहिशों के बजाय अपने दिल की आवाज़ सुनने का फैसला किया। मैंने ये तय किया कि माँ और बहनें जो भी सोचें, मैं अपने और अवनी के रिश्ते को बचाऊंगा। मेरे फैसले ने मेरे दिल को एक नया सुकून बख्शा। मैंने अवनी की खामोशी को तोड़ा, मगर माँ को जवाब देने की हिम्मत नहीं कर पाया। मैं जानता था कि अगर मैंने माँ से बात की तो वो मुझे इस फैसले को रोकने की पूरी कोशिश करेंगी। सुबह के वक्त जब माँ और बहनें अपनी नींद पूरी कर रही थी, मैं अवनी के कमरे में गया। वो एक छोटी सी चटाई पर बैठी थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मासूमियत और थकन थी। मैंने अवनी का हाथ पकड़ा। वो चौंक गई जैसे किसी ने गहरी नींद से जगा दिया हो। अवनी, मुझे माफ़ कर दो। मैंने पहली बार दिल से ये शब्द कहे। मैंने तुम्हें तकलीफ दी। मैंने तुम पर भरोसा नहीं किया। मैंने सब कुछ देख लिया है। उसकी आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने अपना हाथ पीछे नहीं खींचा। मैंने कहा, चलो हम अलग मकान में रहेंगे। वो हैरत से बोली, क्या माँ नाराज़ नहीं होंगी? वो कहेंगी कि मैंने आपको उनसे दूर कर दिया। मैंने उसके हाथ को मजबूती से थामा। अब बहुत नाराज़गियाँ हो चुकी। अब सुकून चाहता हूँ। मैं तुम्हें वो सुकून देना चाहता हूँ जिसकी तुम हकदार हो, और मैं तुम्हें अपनी माँ और बहनों की बातों की वजह से अब और तकलीफ नहीं दे सकता। अवनी की आंखों में उम्मीद की एक नई किरण चमक उठी। उसने खामोशी से हाँ कर दी। हमने अगले ही दिन एक छोटे से किराए का घर ले लिया जो हमारे पुराने मोहल्ले से थोड़ा दूर था। ये एक बहुत सादा और छोटा सा घर था, मगर इसमें सुकून की एक ऐसी खुशबू थी जो मेरे पिछले घर में कभी नहीं थी। जब मैं माँ को अपना फैसला सुनाया तो उन्होंने शोर मचा दिया। वो रोने लगी, चिल्लाने लगी कि मैंने अपनी पत्नी की वजह से उन्हें छोड़ दिया है। इस बदनसीब लड़की ने मेरे बेटे को जादू कर दिया है। मैंने माँ के कदमों में बैठकर कहा, मैंने आपको नहीं छोड़ा माँ, मैं सिर्फ अपना घर अलग कर रहा हूँ। आपका बेटा हमेशा आपका रहेगा, मगर अवनी मेरी जिंदगी है। मेरे जाने के बाद माँ ने सानवी के पिता से बात तोड़ दी और मेरे लिए रोती रही, मगर मैंने एक बार फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। अवनी ने उस घर को मोहब्बत से सजाया। उसने पर्दे लगाए,
छोटे छोटे पौधे रखे और किचन को इतना साफ सुथरा बना दिया कि वहाँ काम करना भी खुशी देता था। पहले ही दिन शाम को जब मैं काम से वापस आया और दरवाज़ा खोला तो अवनी दरवाजे पर मेरा स्वागत कर रही थी। उसके चेहरे पर पहली बार एक सच्ची मुस्कुराहट थी, एक ऐसी मुस्कुराहट जो किसी डर या मजबूरी के बगैर थी। उसने मुझे गले लगाया और उस लम्हे मुझे लगा मैं सच में घर आया हूँ। उसकी तरफ से बनाए गए गर्म खाने की खुशबू और उसके चेहरे की रोशनी ने मुझे एक नया भरोसा दिया। पहली बार जिंदगी में सुकून महसूस हुआ। हमारे छोटे से घर में अवनी और मैंने एक नई जिंदगी शुरू की, जहाँ सिर्फ मोहब्बत, सम्मान और भरोसा था, ना कि नफरत और इल्ज़ाम। हमारा छोटा सा नया घर मोहब्बत और सुकून से भरपूर था, मगर इस सुकून की कीमत मुझे मोहल्ले वालों की बातों और मेरी माँ की नाराज़गी की शक्ल में चुकानी पड़ रही थी। माँ ने फौरन हमारे मोहल्ले में एक मुहिम शुरू कर दी। सुबह मैं काम पर निकलता तो पड़ोसियों के चेहरों पर तंज भरी मुस्कुराहट देखता। मोहल्ले वालों ने बातें बनाना शुरू कर दी। पत्नी के जादू में आया हुआ है, माँ को छोड़ दिया। हर तरफ यही शब्द गूंजने लगे। कुछ लोग मुझे रोक कर कहते, विवेक, तुमने अपनी माँ का दिल दुखाया है, ये अच्छा नहीं है। माँ ने सबको बता दिया था कि अवनी एक चालाक और जादूगरनी लड़की है, जिसने मेरे बेटे को माँ से दूर कर दिया। रिद्धि और रिया ने भी अपने ससुराल में और मोहल्ले में यही शोर मचा दिया कि उनके भाई ने एक यतीम लड़की की वजह से माँ को तन्हा छोड़ दिया। एक दिन मेरी बड़ी मौसी कमलाताई आई और उन्होंने मुझे खूब डांटा। विवेक, तुम अपनी माँ का इकलौता सहारा हो और तुमने अवनी की बातों में आकर अपनी माँ को धत्कार दिया। तुम्हें शर्म नहीं आती? मैंने कान बंद कर लिए। मैंने इन सब बातों पर ध्यान देना छोड़ दिया। मैंने अवनी की तरफ देखा। अवनी ने कभी जवाब न दिया, न मोहल्ले वालों को, ना ही फ़ोन पर। मौसी को उसने सारी नकारात्मक माहौल को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। जब भी कोई पड़ोसन उसे ताना देती तो वो सिर्फ मुस्कुराकर उसे नज़रअंदाज कर देती। मैंने महसूस किया कि जब इंसान सच्चाई पर हो तो वक्त ही उसका गवाह बन जाता है। अवनी का सब्र और मेरी जिद ही हमारा हथियार थी। हमने 3 महीने इसी तरह मोहल्ले वालों की तनकशी में गुजारे। अवनी ने अपने व्यवहार से लोगों को ऐसा एहसास दिला दिया कि वो विहान को उसकी माँ से दूर नहीं कर रही, बल्कि वो सिर्फ अपनी जिंदगी गुजार रही है। लोग धीरे धीरे उसके नैतिकता और सब्र की तारीफ करने लगे। उनके नकारात्मक टिप्पणी कम होती गई, मगर माँ और बहनों की नफरत वही रही। ये वक्त मेरे लिए मुश्किल था, मगर अवनी की बिना शर्त मोहब्बत ने मुझे एक नई ताकत दी। वो हमेशा कहती, जब आपका ज़मीर साफ हो तो आपको किसी की बात से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। वक्त गुजरता गया। 6 माह बाद हमारी जिंदगी में एक नया मोड़ आया। जब अवनी गर्भवती होने की खबर मिली, ये खबर हमारे लिए एक चमत्कार से कम नहीं थी, खासतौर पर इसलिए कि माँ ने उसे बांझ करार दे दिया था। ये खबर सुनकर मैंने माँ को फ़ोन किया, मगर उन्होंने मेरी बात काटने के बाद सिर्फ इतना कहा कि तुम्हारे लिए ऐश की बात हो सकती है, मेरे लिए नहीं। वो अभी भी नाराज़ थी। इसी दौरान रिया की शादी तय हो गई थी। वो संतुष्ट थी कि अब बेटियां अपने घर खुश रहेंगी। माँ को यकीन था कि वो अपनी बेटियों के लिए एक अच्छी किस्मत लिख रही हैं। वो अक्सर अवनी पर तंज करती थी कि उसके साथ रहने से मेरा भविष्य अच्छा नहीं हो सकता, मगर बेटियों की जिंदगी हमेशा अच्छी रहेगी। मगर किस्मत ने उल्टा लिखा। रिया की शादी के चंद महीने बाद मुझे एक खबर मिली जो मेरे लिए भी एक गहरा झटका थी। मेरी बड़ी बहन रिद्धि को उसके पति ने तलाक दे दी। मामला बहुत छोटा था, मगर उसका पति बेहद गुस्से वाला था। चंद महीने बाद दूसरी बहन रिया के पति ने सौतन ला बिठाई। रिया को गहरा मानसिक दुख पहुंचा और वो घर छोड़कर माँ के पास वापस आ गई। माँ टूट गई। उनका घमंड, उनकी सारी योजना, सब कुछ बर्बाद हो गया। जिन बेटियों के भविष्य को वो सुरक्षित समझती थी, उनकी जिंदगियां बिखर चुकी थी। वो रोती हुई हमारे दरवाजे पर आई। मैंने दरवाज़ा खोला और माँ को देखा। वो बहुत कमज़ोर और थकी हुई लग रही थी। उनके कपड़े बिखरे हुए थे और उनकी आंखों में बहुत दुख था। वो सिर्फ इतना कह सकी, विवेक, मेरी बेटियां बर्बाद हो गईं। मैं खामोश रहा। मेरे दिल में कोई गुस्सा नहीं था, सिर्फ एक गहरा दुख था। मैंने सोचा कि ऊपर वाले ने हमें हमारे कर्मों का बदला दे दिया है। मगर अवनी फौरन आगे बढ़ी। उसने माँ को मेरे हाथ से पहले थामा। माँ ने अवनी का हाथ झटकने की कोशिश की, मगर अवनी ने मजबूती से उनका हाथ थामा और उन्हें सोफे पर बिठाया। अवनी ने कहा, माँ जी, सब ठीक हो जाएगा, आप परेशान न हो। उसकी आवाज़ में कोई तंज, कोई इंतकाम नहीं था, सिर्फ एक मोहब्बत और सहानुभूति थी। अवनी की सहानुभूति और अपनापन देखकर माँ का दिल पिघल गया। उन्हें लगा जैसे उनकी बेटी को जिस तकलीफ से गुजरना पड़ा वो उसी औरत के पास पनाह लेने आई हैं
जिसे उन्होंने जिंदगी भर अपमानित किया। माँ ने रोते हुए अवनी का हाथ पकड़ा और कहा, हमने तुम पर बहुत जुल्म किया, बहुत जुल्म, मुझे माफ़ कर दो। उनके आंसू रुक नहीं रहे थे। शायद इसी की सज़ा हमारी बेटियों को मिली है। ऊपर वाले ने मेरे गुनाहों का बदला मेरी बेटियों से लिया है। अवनी ने हाथ पकड़कर उन्हें उठाया और कहा, जो हो गया उसे भूल जाएं। आपकी बेटियों को आपकी ज़रूरत है। आप यहाँ रहें और इनको संभालें। वो मेरी तरफ मुड़ी और मुझे इशारा किया कि माँ के लिए चाय बनाऊं। मैं ये मंजर देखकर सोचता रहा कि मैंने अवनी पर कितना जुल्म किया था और आज वो कितनी बड़ी दिलवाली है। माँ जो हर वक्त अवनी से नफरत करती थी, वो आज उसके कांधे पर सर रखकर रो रही थी। अवनी ने कहा, मैं आपकी बेटी हूँ। माँ फूट फूट कर रो पड़ी। वो अपने बेटे के सामने अपनी गलती का इजहार कर रही थी। तुम इतनी अच्छी क्यों हो अवनी? मैंने तुम्हें नौकरानी समझा। मैंने तुम्हें घर से निकालने की साजिश की और तुम आज मेरी टूटी हुई बेटियों को संभालने के लिए तैयार हो। अवनी ने उनकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ उनके सर पर हाथ फेरा। मैं ये मंजर देखकर सोचता रहा कि जिस औरत को उन्होंने अपमानित किया, आज वही उनके आंसू पोंछ रही है। अवनी के चेहरे पर सुकून था, जिससे उसने सब गुनाहों को माफ़ कर दिया हो। उसने अपने व्यवहार से साबित कर दिया कि वो किसी भी शिकवे या इल्ज़ाम से बहुत ज़्यादा बेहतर थी। माँ अब हमारे साथ रहने लगी। वो दोनों बहनों को लेकर हमारे छोटे से घर में आ गई। अवनी ने उनकी हर ज़रूरत का ख्याल रखा। उसने माँ के कमरे को साफ किया, उन्हें आरामदायक महसूस कराया और उनकी पसंद का खाना बनाया। माँ की तबीयत ज़्यादा ख़राब रहने लगी थी और अवनी ने उन्हें एक नर्स की तरह संभाला। बहनें धीरे धीरे अपनी गलतियाँ मानने लगीं। अवनी ने अपने सब्र, मोहब्बत और बिना शर्त सेवा से न सिर्फ मेरे ख़ानदान के बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़ा, बल्कि मेरी माँ और बहनों का दिल भी हमेशा के लिए जीत लिया। उस शाम का मंजर आज भी मेरी आंखों के सामने घूम जाता है। हम सब ड्राइंग रूम में बैठे थे। अवनी माँ के लिए दवा का गिलास लेकर आई थी। माँ की तबीयत पिछले कुछ दिनों से बहुत नाजुक थी। अवनी ने गिलास उनके हाथ में दिया, फिर घुटनों के बल बैठकर माँ के पैरों के पास ज़मीन पर बैठ गई। उसने माँ के पैरों को अपने हाथों में लिया और धीरे धीरे दबाने लगी। माँ ने पहले तो कुछ नहीं कहा, बस अवनी को देखती रहीं। फिर अचानक माँ का गला भर आया। उनकी आंखें लाल हो गईं। उन्होंने अवनी का हाथ पकड़ा और उसे ऊपर खींचा। अवनी घबराकर खड़ी हो गई। माँ ने कांपते हाथों से अवनी के दोनों हाथ अपने हाथों में ले लिए। फिर झुककर, बहुत झुककर, अवनी के दोनों हाथों को अपने माथे से लगाया और फिर चूमा, जैसे सालों का बोझ, सालों का पछतावा, सालों का अपराध बोध उन चुम्बनों में बहकर निकल रहा हो। फिर माँ फूट फूट कर रो पड़ीं। उन्होंने अवनी को गले लगा लिया और मेरी तरफ देखते हुए रोते रोते बोलीं, विवेक, ये देख बेटा, मैंने इस बच्ची को कितना दुख दिया। मैंने इसे बांझ कहा, नौकरानी कहा, घर से निकालने की साजिश रची, और ये आज भी मेरे पैर दबा रही है, मेरे लिए दवा ला रही है, मेरे लिए रो रही है। तूने मुझे एक बेटी नहीं दी बेटा। तूने मुझे वो माँ बनने का हक वापस दिया जो मैंने अपनी हरकतों से खो दिया था। मेरी अपनी बेटियां आज मेरे पास इसलिए आईं क्योंकि उनके पास और कोई ठिकाना नहीं बचा। और ये, जिसे मैंने कभी घर में घुसने नहीं देना चाहती थी, आज मेरे टूटे हुए घर को अपने आंचल में समेटकर खड़ी है। फिर माँ ने अवनी का चेहरा अपने दोनों हाथों में लिया, उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, बेटी, आज से तू मेरी सबसे बड़ी बेटी है। मेरी रिद्धि नहीं, मेरी रिया नहीं, तूने मुझे वो इज्जत लौटाई जो मैंने खुद अपने हाथों से गंवा दी थी। तूने मुझे माँ बनने का हक वापस दिया, और मैंने तुझे सिर्फ आंसू और तमाचे दिए। माफ़ कर दे मुझे बेटी, माफ़ कर दे। अवनी कुछ न बोली, बस माँ के गले लगकर खामोश रोती रही थी। उसके आंसुओं में कोई गिला शिकवा नहीं था, सिर्फ सुकून था। वो सुकून जो सालों की तकलीफ सहने के बाद मिलता है। मैं कोने में खड़ा सब देख रहा था। मेरा गला रुंध गया था। माँ ने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए आंसुओं के बीच बोली, विवेक, तूने मुझे वो बेटी दी जो मेरी कोख से नहीं निकली, लेकिन मेरे दिल में सबसे गहरे उतर गई। ये तेरी पत्नी नहीं, ये मेरी आखिरी सांस तक की बेटी है। और यही थी अवनी की असल जीत, वो जीत जिसमें उसने किसी को हराया नहीं, बल्कि सबको जीत लिया, नफरत करने वालों को भी, अपमान करने वालों को भी, और सबसे बड़ी बात, एक टूटे हुए दिल को भी, एक पछताती माँ को भी। वो जीत जिसमें कोई हारने वाला नहीं था, सिर्फ टूटे हुए रिश्ते जुड़े थे, और एक बेटी ने बिना एक भी कड़वा लफ्ज़ बोले पूरे घर को, पूरे खानदान को, और सबसे ऊपर एक माँ के दिल को हमेशा हमेशा के लिए अपना गुलाम बना लिया।
दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।